नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने उतरेंगी, यानी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती ममता बनर्जी बंगाल में अब सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही हैं। टीएमसी इसे ममता पर हमला बता रही है। बीजेपी हादसा। आज चुनाव आयोग को सौंपी गई दूसरी रिपोर्ट में ममता की चोट को हादसे का परिणाम बताया गया, लेकिन टीएमसी कहती है कि नंदीग्राम में ममता को निशाना बनाया गया और इसके पीछे साजिश है। मतलब ये साफ है कि ममता बनर्जी का रणनीतिक खेला अब आक्रामक होने वाला है। व्हील चेयर पर अस्पताल से बाहर आती ममता बनर्जी की ये तस्वीर समर्थकों को दर्द पहुंचा रही थी, लेकिन विरोधी इसमें सियासी नौटंकी तलाश रहे थे। हाथ जोड़कर अभिवादन, कैमरों के चमकते फ्लैश के बीच खामोशी की गूंज, सियासी संदेश साफ था। टीएमसी शायद सहानुभूति बटोरने में जुटी है। ममता पर हमला बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल गया है। टीएमसी रैलियां कर रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं। बंगाल चुनाव के बीच इस घटनाक्रम को जिस चश्मे से भी देखें, एक बात 100% साफ है कि इस तस्वीर ने बंगाल की चुनावी रणनीति बदल दी है। अस्पताल से बाहर आने के बाद पहली बार 14 मार्च को टीएमसी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। ममता इस मौके पर मौजूद रहेंगी। इसके बाद ममता नए जोश के साथ 15 मार्च से फिर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च को पुरुलिया, 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में ममता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। ममता जब लोगों के बीच पहुंचेंगी तो पांव में पट्टी होगी और व्हील चेयर का साथ होगा। टीएमसी नेता कह रहे हैं अब पार्टी के कार्यकर्ता सीएम का कवच होंगे। আমাদের মুখ মিটিং করতে হবে, অবশ্যই হুইল চেয়ারে তিনি যাবেন। আমরা এবার চাই যে তাকে সিকিউরিটি যেমন থাকবে তার রিজন নিয়ে আমাদের কর্মীরাও তার সিকিউরিটি এবার থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে যাবেন আমরা অত্যন্ত সচেতন হয়ে থাকবো। এবার আমাদের মনে রাখবো। अब सवाल ये भी है कि क्या घायल ममता और ज्यादा खतरनाक साबित होंगी, और अगर वोटर्स का प्रतिशत हम देखें तो इस बार 50-50 वोटर्स का प्रतिशत है महिलाओं और पुरुषों का। ऐसे में घायल ममता का असर महिलाओं में कितनी पैठ पैदा कर रहा है, कितना ज्यादा असर डाल रहा है, उस पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को बंगाल में पहले तीनों चरणों का मतदान है। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों चरणों में व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती ममता बनर्जी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। यही वजह है कि चोट पर वोट की इस राजनीतिक जकड़ से बीजेपी परेशान है और हमले को साजिश बता रही है। यानी घायल तो ममता बनर्जी हुई हैं, लेकिन राजनीतिक चोट बीजेपी को लग रही है। बीजेपी का पूरा दम यही साबित करने में लगा हुआ है कि ममता पर हमला नहीं हुआ, बल्कि ये हादसा था, जिसका सियासी माइलेज लेने की अब टीएमसी कोशिश कर रही है। वो ममता बनर्जी को जो हालत हुआ वो नसीब टूट गया, इसलिए हालत हुआ है। वो जो नाटंकी कर रहा है वो सारी पब्लिक का सोच आ गया जे दीदी ने क्या कर सकते। वो जो एक्सीडेंट हुआ वो क्या बोल दिया, विरोधी पक्षों ने कर दिया। ये होना सही नहीं है। पॉलिटिक्स में इतना नाटंकी सही नहीं है। ममता बनर्जी की चोट पर आई मुख्य सचिव की पहली रिपोर्ट पर चुनाव आयोग संतुष्ट नजर नहीं आया, जिसके बाद आयोग ने दूसरी रिपोर्ट विस्तार से मांगी। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में ममता पर हमले को हादसा बताया गया है, यानी बीजेपी के दावे पर मुहर लग गई है। हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए
और मैं समझता हूं कि ममता जी ने ये कहकर कि मुझ पर हमला हुआ है, पूरे नंदीग्राम की जनता का अपमान किया है और नंदीग्राम की जनता इसका चुनाव में बदला लेगी। नए तथ्यों के बाद अब टीएमसी ममता की चोट को सहानुभूति लहर में बदल पाएगी या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी खेमे ने मोदी और शाह के प्रचार अभियान को और तेज करने की रणनीति बना ली। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च के दिन बंगाल के पुरुलिया में रैली करने जा रहे हैं। इसके बाद 20 मार्च को बंगाल के ही मिदनापुर में रैली होगी। एक दिन बाद 21 मार्च को बांकुरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह 14 और 15 मार्च के अलावा 19, 26 और 27 मार्च को बंगाल में रैलियां करेंगे। अमित शाह इस दौरान 122 पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलेंगे। बीजेपी का दावा है कि इन सभी की राजनीतिक हत्या की गई। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेता धुआंधार प्रचार कर ममता बनर्जी का किला भेदने की अंतिम कोशिश करेंगे। 2 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे तब यह साबित हो जाएगा कि वहां कमल खिलेगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। यानी बंगाल में अब आने वाले दिन बड़े सियासी टक्कर के गवाह होंगे। ममता की चोट पर भले ही पर्यवेक्षकों ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन इतना साफ है कि इस चोट पर राजनीति गर्म ही रहेगी। नंदीग्राम से अनुपम मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बंगाल के राजनीतिक घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई है। नंदीग्राम, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी लड़ाई है, वहां आज किसानों ने महापंचायत कर दी। किसान नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पूरी सरकार दिल्ली छोड़कर बंगाल में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने वाली मशीन में बदल गई। किसान नेताओं ने मंच से बीजेपी को वोट न देने की अपील तक कर डाली। हालांकि राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी का नाम तो नहीं लिया। वहीं बीजेपी अब यह कह रही है कि बंगाल में किसानों की दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त अंग्रेजों की पिट्ठू थी, आज इनके पांव के नीचे बटेरा आ गया। सत्ता हम सौंप बैठे, गलती कर बैठे देशवासी। जिस तरह का झांसा इन्होंने लोगों को दिया था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। आप बताएं कि कितने बच्चों को रोजगार मिला। क्रांति की जमीन नंदीग्राम में किसान नेता नए क्रांति के बीज बो रहे थे। ये आंदोलन की शुरुआत होगी ना, ऐसा भगाना पड़ेगा इसे। संदेश सीधा, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन हारने वाली पार्टी बीजेपी ही हो। शुभेंदु और ममता की चुनावी जंग ने फिर नंदीग्राम को सुर्खियों में ला दिया है। बंगाल की लड़ाई के सबसे बड़े मोर्चे पर किसान उतर आए। आपसे उम्मीद लेके आए हैं कि आप इस बार इस मोदी की पार्टी को धूल चिटा देंगे, वोट नहीं डालेंगे, चोट मारेंगे, वोट की चोट मारेंगे। नंदीग्राम में किसानों ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया। सरकार पर उद्योगपतियों के हित में दबाव बनाने के आरोप लगाए। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार को घेरा। एमएसपी पर सरकार को घेरा। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आरोप लगाए सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम। देश को बचाने के लिए हम बंगाल के भाइयों से अपील करने आए हैं कि इस बीजेपी पार्टी को देश से भगा दो। साथियों, ये पैसे वाली पार्टी है, ये खरीद लेती है। बंगाल के सियासी घमासान में किसान आंदोलन की एंट्री के मौके पर राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता नंदीग्राम पहुंचे थे। किसानों की महापंचायत का सीधा मकसद बंगाल में बीजेपी का चुनावी खेल खराब करना है। ठगी सरकार है दिल्ली की, उसे भगाओ जनता। और यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए, या क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों से कहना चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? हम ये तो नहीं कहने कि बीजेपी को दियो, किसी को दे लियो, इसे बीजेपी को मत देना। टिकैत मंच पर पहुंचे तो टीएमसी का नारा खेला होबे को दोहरा दिया। बोले बीजेपी जीती तो न जाने किसके किसके साथ खेल करेगी, बंगाल में न जाने क्या होगा। क्या खेल होने वाला है देश में? खेला होए, खेला क्या खेला होए वो देखना है, वो बताएंगे हम।
टिकैत ने ममता बनर्जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या बोल गए वो सुनिए। आप दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहां पे इलेक्शन है, आप बीजेपी को हराने का काम करो, आप उसको वोट मत दो, उसको हराने का काम करना। वोट आपको किसको देनी है वो अपने आप तय कर लेना। जो भी आपको मजबूत कैंडिडेट लगता हो, बीजेपी को हरा सकता हो, आप उसको वोट दे देना। जो ये भगोड़े लोग हैं ना, जो अभी तक यहाँ पे मंत्री थे और फिर छोड़ के भागे, उनके सामने करे जा रहा। एक महिला यहाँ पे लड़ाई लड़ रही पूरे भारत सरकार से, उसको एक्सीडेंट करवा दिया, उसको हॉस्पिटल में डलवा दिया। आप देख लेना किसको आपको देना है वो। टिकैत ने चुन चुन कर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी बरगलाती है, फंसाती है और फिर बुरे हाल में छोड़ देती है। नंदीग्राम से पहले राकेश टिकैत कोलकाता में भी कृषि कानूनों की दलील देकर किसानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। राकेश टिकैत ने नंदीग्राम में नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर उन्हें भगोड़ा कहा और आरोप लगाया कि उन्होंने ममता का भी नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि औरत पर हमला कर उसे घायल करवा दिया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि टिकैत की किसान महापंचायत का बंगाल में कोई असर नहीं होगा। किसानों को लेकर बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि ममता केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में लागू नहीं होने देती, किसानों को फायदा नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज तक लगभग 70 लाख किसानों को ये पैसा मिल जाता। कितना मिलता? एक किसान को 14,000 रुपए मिलता। एक साल का 6,000, 2,000, 2 साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिलना। 70 लाख किसानों को ममता जी चाइना होबे ना। पश्चिम बंगाल की राजनीति में संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत वाली रणनीति कितनी कारगर होगी, अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि 107 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बंगाल के किसानों की भागीदारी ना के बराबर ही है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, इनको जाते ही पकड़ेंगे। इनकी गोली भड़क की सरकार की, ऐसे गोली भड़क की छोड़ना नहीं सरकार को। राकेश टिकैत बंगाल पहुंच चुके हैं, खुलेआम मंच से बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। क्या वो ममता या टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं? क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? इससे क्या उन्हें हासिल होगा? तमाम मुद्दों पर हमारी सहयोगी चित्रा ने राकेश टिकैत से बातचीत की। पश्चिम बंगाल में खेला करने के लिए राकेश टिकैत जी आ चुके हैं। यहाँ पर भाषण अपना खत्म किया, किसानों के समर्थन में बोले और साथ ही मोदी के विरोध में वोट डालने की अपील की। ये राजनीति राकेश टिकैत जी अब क्यों की जा रही है? किसानों की राजनीति कहाँ कर रहे हैं हमने तो यही तो कहा कि वे चावल मांग रहे, कोई वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछ लेना कि भाई मेरे एमएसपी का क्या होगा, उस पर कानून बना दो, मैं वोट दे दूंगा, कानून बनवा दो उनसे। लेकिन आप लोग अब एक पार्टी के पक्ष में आ गए ना, यहाँ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आए। अच्छा, जब लड़ाई हो जाए तो लड्डू बंटते हैं। भाई लड़ाई होगी तो लड्डू बंटते हैं क्या? कोई बांटते थे क्या? भाई ये किसानों को हमने बताया कि दिल्ली सरकार ने आपके साथ में अत्याचार किया, इनके जो चावल वो मांग रहे हैं उसका रेट तो पहुंच जाए इन्होंने, कि जो आपका रेट है उस पर कानून बना दो, हमारा भी रेट खरीद हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में आपका लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है, कोलकाता में किया, फिर आप नंदीग्राम आ गए हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, शुभेंदु अधिकारी उनको हराने का दम भर रहे हैं। आप लोग ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर? ना हम तो नहीं कर रहे उनके पक्ष में। ममता दीदी ने तो किसानों का समर्थन किया था और कर दिया तो ठीक है, उनका धन्यवाद है। हाँ, तो अगर शुभेंदु अधिकारी को आप हराएंगे तो उसका सीधा फायदा, अगर हराने की बात करेंगे तो ममता बनर्जी को नहीं। हम तो किसानों को कहा कि जब वे वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछना कि मेरे चावल का रेट क्या है और उस पर कानून बनवा दो। दिल्ली में 5 लाख आदमी बैठे हुए हैं तो कानून बनवा दो, हम नहीं कहेंगे। किसान कहीं राजनीति का शिकार तो अब नहीं है। राजनीतिक शिकार कहाँ हो रहा किसान? हमें कौन कर लेगा राजनीति का शिकार? या आपकी अब महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ रही हैं? उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। हाँ, तो चुनाव है तो अगर सरकार काम नहीं करेगी तो वहाँ पे भी तो कहना पड़ेगा हमको।
तो आपने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, यानी कि अब सरकार से बातचीत तो आगे बढ़ेगी नहीं इस तरीके से, और बातचीत हुए भी लंबे। क्यों नहीं बढ़ेगी बातचीत? सरकार बात कर ले हमारे से, हमारा काम कर दे सरकार। अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया? ना आया नहीं कोई प्रस्ताव उनका। आप लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे इंतजार? ना बैठे रहेंगे, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग हर जगह बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करें। नहीं, वहाँ क्या इलेक्शन है? अब कर्नाटक में जाएंगे, वहाँ तो इलेक्शन है नहीं। लेकिन वहाँ पे जो रागी आया है मंडवा पहाड़ पे, तो जो फसलें एमएसपी की है, हम उसकी बात करेंगे। वहाँ पे तो आंदोलन शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल आने का आपका मेन मकसद क्या है? यहाँ पर आकर धान के किसानों की भी आप बात कर रहे हैं, किसानी में कितना फायदा या नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं। बंगाल आने का आपका मकसद ठीक चुनाव के ये 10 दिन पहले जब 27 तारीख को इलेक्शन होना है, क्या है? और मकसद तो हमारा ठीक है भाई, ऐसी जो ठगी सरकार है इसे भगाओ यहाँ से। कौन सी सरकार? जो सरकार है दिल्ली वाली सरकार, जो दिल्ली की सरकार है वो आ रही यहाँ पे, तो उसको इनसे भगाओ, उनसे क्वेश्चन पूछो अपने। मतलब दिल्ली में आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप लोग यहाँ पे आए, उनको ढूंढने आए। यहाँ पे पता चला कि सारे यहीं आ रहे, तो मिले नहीं कोई, वे कहाँ है? उनको मिल जाएंगे तो बात करेंगे उनसे। लेकिन बीजेपी तो अब की बार 200 पार का नारा दे रही है। पिछले 2019 इलेक्शन में भी बंगाल में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, तो उसको कैसे हरा पाएंगे आप बंगाल में? और नहीं हारेंगे तो हमारे पे क्या है ना, हम तो अपनी बात तो कहेंगे। मत हारो, हम आंदोलन थोड़ा खत्म कर देगी। वो आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा, पक्के मकान बनेंगे वहीं। आप सड़क पे गाजीपुर में सड़क पर पक्के मकान बनाने के आएंगे, पक्के मकान वहाँ सिंगू में बन गए, वहाँ पे भी बनेंगे। तो आम जो लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी हो? उनका खोल रखा, वो आम जनता है वो बैरिकेटिंग तोड़ो, जो पिछले खुले हुए थे 26 जनवरी से जो पहले रास्ते खुले हुए थे वे खोल लो अपने, चलो। राकेश टिकैत जी, एक और सवाल आम लोगों के मन में है। कल तक तो बात ये कही जा रही थी कि आप लोग किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब अगर बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी हर एक नेता का आप लोग स्वागत कर रहे हैं दिल खोलकर। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही देखने को मिला और यहाँ पर भी यही यहाँ तो नहीं कोई नेता तो नहीं कोई मिला यहाँ पे भी कोई नेता तो, लेकिन भाषण तो किसी के समर्थन में ही हो रहा है। नहीं, समर्थन नहीं कहा हमने, तो इनके खिलाफ करा समर्थन। तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई किसकी है? शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वोट डालने की बात करेंगे तो सीपीएम के उम्मीदवार के लिए तो आप आए नहीं। और भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, और भी होंगे, किसी को जो ठीक लगे, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको दे दो वोट। ऐसा लग रहा है आप लोग भी जिद पर आ गए हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर मीडिया माध्यम बने तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बातचीत कैसे? बातचीत करवा दो, हमारी सरकार से लड़ाई होगी, आप बीच में बात करवा दो हमारी। हमारे देश में कोरोना एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगर आप ये सोचकर बेफिक्र हो चुके हैं कि अब तो वैक्सीन भी आ गई है, अब कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आप गलत हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि लोगों की, आपकी, हमारी इसी सोच ने कोरोना को सेकंड चांस दे दिया है, और अब हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हमारे देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। शुक्रवार यानी कि कल इस साल के सबसे ज्यादा कोरोना के केस हमारे देश में सामने आए। हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को 24 घंटों में कोरोना के 24,882 केस सामने आए। इससे पहले 23 दिसंबर 2020 को 24,712 केस दर्ज किए गए थे। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 140 लोगों की मौत देश में कोरोना से हुई है, और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,58,446 हो चुकी है। हमारे देश में इस समय एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,22,000 हो गई है। मतलब यह हुआ कि इतने सारे लोग आज भी कोरोना पॉजिटिव हैं, अस्पताल में भर्ती या अपने घर में होम क्वारंटीन हैं। कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 5 महीनों के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,187 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, यानी कि ये सभी पॉजिटिव हैं। मतलब यह हुआ कि हमारे देश के 60% कोरोना पॉजिटिव सिर्फ महाराष्ट्र में हमारे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन इस साल के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। बुधवार को 13,659 और गुरुवार को 14,317 केस महाराष्ट्र में पॉजिटिव दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। अब कई और भी राज्य सरकारें ऐलान कर चुकी हैं। अगर आपने और हमने यानी कि जनता ने हमारे देश की लापरवाही दिखाई तो लॉकडाउन ही अगला विकल्प होगा देश भर में। पहले मैं कहता था
दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दवाई क्या आई, जनता तो सब भूल गई। पीएम मोदी की नसीहत भी और कोरोना का डर भी, जिसका नतीजा देश के सामने। शुक्रवार को इस साल के सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं, यानी देश में कोरोना महामारी दोबारा अनलॉक हो रही है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन अकोला में शुक्रवार रात 8 बजे से ही संपूर्ण लॉकडाउन हो चुका है, जो 14 मार्च तक रहेगा। इसके अलावा परभनी जिले में भी वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। इसके अलावा पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगने का ऐलान कर दिया गया है। यही नहीं, पुणे में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए। पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे एक ऐसा सेंटर हो गया है, ऐसा जिला हो गया है कि आज के तारीख में पुणे जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज है। तकरीबन 21,000 के पार हो गए हैं एक्टिव मरीज। और रोजाना वाले जो मरीज है पुणे, अगर हम महानगर पालिका की बात करें तो पुणे में रोजाना तकरीबन 1850 पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर भी नियंत्रित संचारबंदी रात के वक्त लागू कर दी गई है। साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेजेस है वो 31 मार्च तक बंद करने के आदेश है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इस पर भी निर्बंध लगाए गए हैं कि रात 10 बजे के बाद होटल्स शुरू नहीं रहेंगे। देश में आधे से ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज दर्ज होने वाले केस के मामले में महाराष्ट्र ने जर्मनी, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका खमियाजा जनता को अब लॉकडाउन के जरिए भुगतना होगा। क्योंकि अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन लागू होने वाले शहर और जिले भी बढ़ते रहेंगे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक को खुद ने कंट्रोल करना चाहिए, ये खुद होके लेना चाहिए कॉल। अच्छा ओपन हो गया तो वापस लॉक करना पड़ेगा। लॉकडाउन होना चाहिए सर, ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा नागपुर में बढ़ रहा है और लॉकडाउन कंपलसरी होना चाहिए। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है, जिसने अब पड़ोसी राज्यों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार या सोमवार से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसके संकेत दिए हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। इंदौर और भोपाल हमारी चिंता का विषय है। जनता को शायद ये लग रहा है कि अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेफिक्री हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। अगर कोई ये सोच रहा है कि कोरोना अब कुछ एक राज्यों में बच रहा है तो ये उसकी भूल है। कहीं कम, कहीं ज्यादा, लेकिन कोरोना अब भी जिंदा है मेरे दोस्त। पंजाब में कोरोना केस बढ़ते देख सोमवार से एक बार फिर स्कूल बंद कर दिए गए। लुधियाना, पटियाला, मोहाली समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटे में 431 नए मामले आए। इससे पहले एक दिन में 409 केस मिले थे। शुक्रवार को तो दिल्ली में कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन का संदिग्ध मरीज भी मिला है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को जरूरत पड़ी तो दिल्ली में लॉकडाउन जैसे सख्त कदम के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं स्थिति पे नजर रखे हुए हूँ, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ्स अभी भी कंट्रोल में है। मैं बस यही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा सभी लोगों से कि जो लोग एलिजिबल हैं वो जल्दी जल्दी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, बिकॉज अब इसका समाधान तो वैक्सीनेशन ही है। कड़ाई की जरूरत है, कुछ कदम अगर जरूरत पड़ेगी हम जरूर उठाएं। कोरोना के कमबैक को देखते हुए राज्य सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं, लेकिन सड़कों और मार्केट्स में जाने पर लगता नहीं कि किसी को अब कोरोना की कोई फिक्र बची।
अगर कोरोना को हल्के में लेते रहे तो आज महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो उनके राज्य, जिले या शहर में भी जल्द ही हो सकता है। मार्च की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। दरअसल दिल्ली वालों की सहूलियत के लिए बाजार, मॉल और साथ ही साथ दफ्तर भी खोल दिए गए थे, लेकिन ये वक्त सावधानी बरतने का है और लोगों को ये समझना होगा कि लापरवाही की वजह से जो हाल इस वक्त महाराष्ट्र का हो रहा है वही हाल दिल्ली का भी हो सकता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो कोरोना के केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो भी कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान, इसको लेकर हमने अब से कुछ देर पहले दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बातचीत की। डॉक्टर गुलेरिया, हम तो सोच रहे थे कि कोरोना खत्म हो गया, वैक्सीन आ गई, केसेस कम हो गए, क्या हुआ सर, ये फिर से कैसे बढ़ रहा है? तो आपकी बात सही है कि केसेस एकदम कम हो गए थे, लेकिन कोविड गया नहीं था, वायरस हमारे बीच में ही था और कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है जी। और वायरस इसी का इंतजार कर रहा था और इसीलिए अगर हम देखें कई जगह पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, क्राउड्स होने लगे जहां पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कई पार्टीज ऐसे होने लगी। तो अगर उन ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को भी कोविड हो तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम जो है केसेस बढ़ सकते हैं और ये हमने कई राज्यों में देखा भी कि केसेस एकदम बढ़ गए हैं। हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन हमारे पास एक हथियार है जो इफेक्टिव रहेगा, लेकिन वो तभी इफेक्टिव होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। अभी हम उस स्थिति पे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए जब तक हमारे वैक्सीनेशन नंबर जो हैं ज्यादा नहीं होते तब तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है और जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन की पहले हमारी पॉलिसी थी 6 महीने पहले, वो अभी भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि केसेस कम हुए, लोगों ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और ये ही 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू हुआ था तब भी यही हुआ था कि जब पहली स्पाइक कम हुई तो लोगों ने बिल्कुल मास्क लगाने छोड़ दिया, पार्टी करनी शुरू की कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया और एकदम स्पाइक हुआ और एकदम केसेस बढ़े और उससे ज्यादा डेथ्स भी बढ़ी थी। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के अलावा भी हम क्या करें जो कोरोना से बच सकते हैं सर? तो हमें कई चीजें करनी है। एक तो जो प्रायोरिटी लिस्ट में लोग आते हैं उनको आगे आके जितनी जल्दी हो अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए और इसमें सरकार भी पूरी मदद कर रही है। दूसरी चीज ये है कि हमें किसी को भी अगर कोविड होता है, कोरोना होता है, तो अपने आप को रिपोर्ट करे, अपनी टेस्टिंग कराए और जो हम पहले कर रहे थे टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, अगर किसी को कोविड है तो वो एकदम कॉन्टैक्ट करें हेल्थ अथॉरिटीज को, वो ट्रैक करें कि साथ में किस किस लोगों के साथ में वो संपर्क में आया है, वो अपने आप को क्वारंटाइन करें या टेस्ट कराएं जिससे ये पता चले कि आगे किसको बीमारी फैली है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उन एरियाज में हम कंटेनमेंट जोन बनाएं कि जहां पे भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं वो आगे ना फैलें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, हाथ धोना, वो अब बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस समय जब हमारे पास वैक्सीन है और हमें कुछ टाइम के लिए ही वेट करना है, जब ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो केसेस कम हो गए। इस समय अगर हम किसी की कोई आईसीयू में पहुंचता है या किसी की जान जाती है तो बहुत दुखद बात है क्योंकि जब पूरा इलाज और पूरा कुछ हद तक प्रिवेंशन आगे हमारे को दिख रहा है तो भी हम लोगों की जान खो रहे हैं। सर, क्या आप सजेस्ट करते हैं या रिकमेंड करते हैं कि लॉकडाउन में जो हमारी जिंदगी थी कुछ दिन के लिए हम उसी पर लौट जाएं? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जैसे हम पहले रह रहे थे कि हम बाहर नहीं जा रहे थे, नॉन एसेंशियल ट्रैवल नहीं कर रहे थे और अगर कोई ऐसी बात होती तभी हम बाहर जाते थे, नहीं तो घर में ही रहते थे। बुजुर्ग लोगों का ज्यादा ध्यान रखते कि उनको एक्सपोजर ना हो। ये सारी चीजें जो हम 4-6 महीने पहले कर रहे थे अभी हमें करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है और पैंडेमिक जो है वो तो मौका ढूंढ रहा है, वायरस एक मौका ढूंढ रहा है कि हम कैसे आगे फैले अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी और ज्यादा समझनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अब जो स्थिति है उसमें हमें पता है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनको भी कई महीने हो गए हैं और कई दफा उनको इन्फेक्शन के चांसेस हैं, इसलिए और सतर्क रहने की जरूरत है। कई लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है और हम सुन रहे हैं कि बाहर देशों में कई वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, ब्राजीलियन वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है
और यूके वेरिएंट है, और ये ऐसे वेरिएंट्स हैं जो आपकी जो इन्फेक्शन पहले से हुई है उसका असर जो है वो आपकी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज कम असर करती हैं। इसलिए हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं है, कोविड है और हमें अब नहीं होगा। वायरस भी चेंज कर रहा है, और अगर वायरस तो चेंज कर रहा है उसको हमने उसके अगेंस्ट लड़ना है तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दोनों बहुत जरूरी है। सर एक बात और, एक धारणा और है, वो धारणा ये है कि हमने स्टीम ले ली, हमने काढ़ा बनाकर पी लिया, घरेलू इलाज कर लिया, हमने दवाई भी ले ली जो आप लोग हमें रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद हमने ये मान लिया कि भाई अब तो हमें कोरोना नहीं हो सकता, हम घर में सबका बड़ा ख्याल रख रहे हैं, हम घूमें फिरें, बाहर जाएं, भीड़ में जाएं, सोशल गैदरिंग करें, कुछ भी करें। क्या ये भी खतरनाक है सर? बिल्कुल। मैं एक चीज और साफ कहना चाहूंगा, अभी तक जो भी रिसर्च हुई है, जो भी साइंस ने देखा है, हमारे पास अभी भी कोई अच्छा एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो कोरोना वायरस को मार सकता है। रेमडेसिविर भी जो है उसका भी डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है। स्टीरॉइड्स हम देते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो, सिवियरिटी ऑफ इलनेस कम हो, पर हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं है। जैसे हम कहते हैं मलेरिया हुआ तो मलेरिया की हमारे पास दवाई है, या और कोई इन्फेक्शन हुआ उसके पास हमारे पास कोई एंटीवायरल ड्रग है। अभी तक हमारे पास वैक्सीन है जो इन्फेक्शन को हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो हम कहें एंटीवायरस है। जो भी हम चीजें ले रहे हैं वो इस उम्मीद से ले रहे हैं कि उनसे हमारी इम्यूनिटी कुछ बढ़ेगी और हमें कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई हथियार है तो सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और अब जो नया हमारे पास हथियार आया है वो वैक्सीन है। इसके अलावा और सब चीजें हम सपोर्ट कर रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद कुछ फायदा हो, लेकिन इसमें कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, और अभी हमारे पास कोई ऐसा इफेक्टिव ड्रग नहीं है जो मैं कहूं कि आप ये दवाई लो और आपको कोविड अगर है तो खत्म हो जाएगा वायरस। क्या लगता है सर आपको कि अगर हम अभी नहीं सुधरे, अभी नहीं चेते, सावधान नहीं हुए, तो फिर से वो लॉकडाउन की स्थिति में जाता हुआ आपको हमारा देश दिख रहा है सर? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया या वैक्सीन नहीं लगाई तो केसेस बढ़ेंगे, फिर हमारी सारी जो है मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी, लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, जो हम इकोनॉमी हमारी जो वापस आ रही है उस पर असर पड़ेगा, हॉस्पिटल एडमिशंस पे असर पड़ेगा। इसलिए इस सिचुएशन में एग्रेसिव एक्शन की जरूरत है, जिसमें लोगों की भागीदारी भी चाहिए, सरकार भी अपना काम कर रही है, वैक्सीन भी अवेलेबल है, सब कुछ अगर हम इकट्ठे मिलकर करेंगे तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, आज तक के जरिए देशवासियों को आज ये संदेश देने के लिए कि हमें सतर्क, सावधान रहना बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। हमें समझना होगा कि कोरोना अभी बाकी है, वैक्सीन आ गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाही बरतें। अब भी 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। कहां है डिस्टेंसिंग, कहां है 2 गज की दूरी, कहां है मास्क? ये नागपुर की तस्वीर है जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है, लेकिन लॉकडाउन से पहले की तस्वीर देख लीजिए। इस बाजार में किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये हाल तब है जब 24 घंटे में कोरोना के 1729 नए केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। 1 साल बाद फिर उसी जगह पर हम आ गए हैं कि कोरोना वायरस की महामारी के अब जो मरीज है, जो 1 साल पहले बहुत ही कम थे, मार्च महीने के 12 तारीख के करीब, आज वही आंकड़े 13 मार्च को अगर हम देखें तो सब जिलों में आंकड़े मरीजों के बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत विदर्भ के अमरावती जिले से हुई और इसीलिए कहा गया है कि अब जो एपी सेंटर है वो कोरोना वायरस मरीजों का अमरावती हो गया है। लेकिन मुंबई से सटे कल्याण में लापरवाही की तो इंतहा हो गई। यहाँ एक शादी समारोह में 700 लोग जुट गए, जबकि सरकार ने शादियों में 50 गेस्ट की संख्या तय की है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। पालघर में 1 हफ्ते के अंदर आश्रम से 79 कोरोना के मामले आने से हड़कंप है। सबसे ज्यादा केस हृदपदा आश्रम से मिले। यहाँ 44 लोग पॉजिटिव हैं, जिनमें 38 छात्र हैं। इसी तरह विनवाल आश्रम में 16, दाबोसा आश्रम में 2 टीचर संक्रमित निकले। औरंगाबाद में भी कोरोना के मामले अचानक बढ़ गए।
इसके बाद 48 घंटे का आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन रहेगा। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में पिछले 24 घंटे में 2,840 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां पाबंदियों को हरी झंडी दे दी है। 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। होटल और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ चलेंगे। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लोगों को बिना किसी जरूरी वजह के सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। 50 व्यक्तियों को ही विवाह, अंत्येष्टि और सामाजिक कार्यक्रमों में एकत्र होने की अनुमति होगी। ने वहाँ एक डिसीजन लिया है, सबने मिलके लिया है कि पूना में सबसे ज्यादा पॉजिटिव की लोग मिल रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पूना के लोगों को मिलने के लिए, या खाली पूना नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वहाँ सभी जगह पूरे लोगों को वैक्सीन देना चाहिए। 11 मार्च तक महाराष्ट्र में कुल केस 22,66,000 से आगे निकल चुके हैं। करीब 17 दिन पहले 21 फरवरी को 21 लाख केस थे। 21 जनवरी को कुल केस 20,08,000 थे। यानी हर 30 दिन में अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। नियमों का पालन कर ताकि आने वाले जो संकट है उसको रोका जाए। सरकार, जनता जब एक साथ काम करेगी तभी संकट पे कंट्रोल होगा। एक और वैक्सीन लग रही है तो दूसरी ओर कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। ये लापरवाही के खिलाफ चेतावनी है। कोरोना को हल्के में न ले, अलर्ट रहें, सारे प्रोटोकॉल का पालन करें। मुंबई से पंकज उपाध्याय और नागपुर से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र नहीं बल्कि केरल, पंजाब में भी कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में 2 महीने में सबसे ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए तो भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले से एक बार फिर दिल्ली सहम गई। यहाँ भी कोरोना केस में तेजी आई है। 24 घंटे में ही 450 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। ये 2 महीने में सबसे ज्यादा है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना के मामले 400 के पार पहुँचे। महाराष्ट्र से सबक लेते हुए दिल्ली को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जनवरी के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि दिल्ली में कोरोना का चैप्टर बंद हो रहा है, लेकिन मार्च की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। दरअसल दिल्ली वालों की सहूलियत के लिए बाजार, मॉल और साथ ही साथ दफ्तर भी खोल दिए गए थे, लेकिन ये वक्त सावधानी बरतने का है और लोगों को ये समझना होगा कि लापरवाही की वजह से जो हाल इस वक्त महाराष्ट्र का हो रहा है वही हाल दिल्ली का भी हो सकता है। दिल्ली के साथ अच्छी बात यह है कि संक्रमण की दर अब भी 1% से कम है, जबकि महाराष्ट्र में दर करीब 10% है। मध्य प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात में सुधार नहीं हुआ तो सख्ती और हो सकती है। पॉजिटिविटी रेट जो कि 1.6 तक चला गया था, वो अब बढ़ के 4.1% तक दोबारा पहुंच गया है 2 महीनों के भीतर ही। और शिवराज सिंह चौहान को बाकायदा एक कोरोना समीक्षा बैठक करनी पड़ी थी शुक्रवार शाम को, जिसमें ये विचार किया गया है कि यदि हालात नहीं सुधरते हैं अगले 48 घंटों में तो इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, क्योंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी 8 मार्च की तारीख दी गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। ये बताया गया था कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू इंदौर और भोपाल में लगाया जाएगा, लेकिन क्योंकि तब भोपाल में मामले अचानक से कम आने शुरू हो गए थे तो ये विचार त्याग दिया गया। अगर 5 राज्यों में कोरोना के मामलों पर गौर करें तो महाराष्ट्र अकेले सब पर भारी है। जहां 11 मार्च को 14,000 केस थे, जो अब 15,000 के पार हो गए हैं, तो दिल्ली में 2,000 से ज्यादा केस हैं। पंजाब में भी 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कर्नाटक और गुजरात में भी एक दिन में 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव निकले। 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केस आए तो 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए।
अब देश में कोरोना के 1 करोड़ 13 लाख मामले हो गए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।